नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सूर्या मॉल के स्पा सेंटर में पुलिस का छापा। डिमांड पर हो रहा था देह व्यापार। पकड़ी गई आसाम एवं बंगाल की महिलाएं। आगे भी कार्रवाई जारी। बिरमपुर के समीप हुए ग्राम में पिता पुत्र के हत्याकांड में पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वीडियो फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों की हुई पहचान। कोरोना ने फिर छत्तीसगढ़ में पसारे अपने पैर। दुर्ग जिले में 33 संक्रमित व्यक्तियों की हुई पहचान। वहीं 166 मरीज होम आइसोलेशन में। क्या सांसद विजय बघेल फिर से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव या बीजेपी से कोई और प्रत्याशी? सीएम भूपेश बघेल को टक्कर देने के लिए उतरेगा मैदान पर। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। नेहरू नगर के सूर्या मॉल स्थित एसेंस स्पा सेंटर में सीएसपी भिलाई नगर निखिल राखेजा के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा छापा मारा गया है। असम एवं बंगाल की महिलाओं से देह व्यापार कराया जा रहा था। वहीं स्पा सेंटर के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीएसपी निखिल राखेजा ने बताया कि सूर्या टीआई मॉल जुनवानी स्थित एसेंस स्पा सेंटर में देह व्यापार की शिकायतें मिल रही थी। इस पर से आज सीएसपी निखिल राखेजा के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा छापा मारा गया। इस दौरान स्पा सेंटर में बिहार से, असम से एवं बंगाल से बुलाई गई महिलाओं से गैर कानूनी कार्य करवाया जा रहा था। ग्राहकों एवं महिलाओं को रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि ग्राहकों की इच्छाओं के अनुरूप सेवाएं महिलाओं द्वारा प्रदान की जा रही थी। स्पा सेंटर के मालिक की संलिप्तता भी इस अवैध कार्य में पाई गई है। उन्होंने बताया कि संचालक मोहम्मद शरीफ खान गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने 8 महिलाओं को रेस्क्यू किया है। स्पा के नाम पे देह व्यापार हो रहा है, तो इसी दौरान हमने यहाँ पे रेड किया है। तो रेड के दौरान यहाँ पे कुछ जो संदिग्ध हालत में पाए गए हैं, पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जो संचालक है इसका शारिक खान, इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो देह व्यापार के पैसे पे ये सब कारोबार चल रहा है स्पा के नाम पे। यहाँ पे कुल 8 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है। महिलाएं मेजरली आसाम और वेस्ट बंगाल से हैं और संचालक जो है उसे भी गिरफ्तार किया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बिरनपुर में पिता पुत्र हत्याकांड में 8 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हत्या व आगजनी मामले में अब तक कुल 28 लोगों को जेल भेजा गया। बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बिरमपुर में पिछले सप्ताह हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान पिता पुत्र की हत्या करने के 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिरमपुर में हिंसा के दौरान हत्या व आगजनी के प्रकरणों में अब तक 28 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें कि 8 अप्रैल को 2 बच्चों के विवाद ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया था। इसी दौरान भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने 10 अप्रैल को प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया था। बंद के अगले दिन सुबह बिरमपुर में सुबह खेत में रहीम मोहम्मद व उनके पुत्र ईदुल मोहम्मद का शव बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिता पुत्र की हत्या में बिरमपुर का कोई शामिल नहीं था। 8 आरोपी दूसरे गांव के हैं। बंद के दौरान पुलिस ने सभी रास्तों पर बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था। गांव में 144 धारा लगाई गई थी। प्रदर्शनकारियों की भीड़ बैरिकेड तोड़कर दूसरे रास्ते से गांव की ओर जा रही थी। रहीम व उनका पुत्र ईदुल पिपरिया भाटा के निकट एक मैदान में बकरी चरा रहे थे। भीड़ पिता पुत्र पर टूट पड़ी। उन्हें डंडे व पत्थर से मारा गया, जिससे उनकी मौत हो गई। भीड़ में 50-60 लोग शामिल थे। वीडियो फुटेज व कॉल डिटेल के आधार पर जिन 8 आरोपियों को चिन्हित किया गया है, उन्हें जेल भेज दिया गया है। 8 तारीख को जो बिरनपुर गांव में जो घटना हुआ, जिसमें भुवनेश्वर साहू नामक एक युवक का मृत्यु हुआ है, उसके बाद कई आगजनी का घटनाएं हुई है और 2 मर्डर भी हुए हैं। इस पूरी घटनाक्रम में 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक 7 एफआईआर हुआ है और अभी तक कुल 28 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस 7 प्रकरण में। आज की डेट में जो मर्डर हुआ है, जो 2 मुसलमान व्यक्तियों का, उसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और जो पहले का जो आगजनी प्रकरण है, इसमें पहले से 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आज 4 और इसमें गिरफ्तार किया गया। इसमें जो पहले जो भुवनेश्वर साहू प्रकरण में जो आरोपी है, उनका फ़ोटो और वीडियो उपलब्ध किया जाएगा। ये अभी जो षड्यंत्र है उसके बारे में जांच जारी है और इसमें पूरी डिटेल आपको विवेचना के बाद में बताता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से प्रदेश में अपनी रफ्तार बढ़ा रही है। इस बार कोरोना को लेकर बेफिक्र नजर आ रहे हैं। कहीं भी कोई भी सावधानी नहीं बरतने को तैयार है। प्रदेश के 25 जिलों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिले हैं, जिसमें से दुर्ग जिले में 33 संक्रमित व्यक्तियों की पहचान हुई है। 166 मरीज अभी भी होम आइसोलेशन में हैं, जिनकी नियमित मॉनिटरिंग हो रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जेपी मेश्राम ने बताया कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए गंभीर बीमारी, कैंसर, हार्ट, किडनी के मरीजों को कोरोना संक्रमित मरीजों से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति के लिए दुर्ग जिले का चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वर्तमान में हमारी जो टीम है वो टेस्टिंग के ऊपर भी अभी ध्यान दे रही है।
प्लस हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारे जितने केसेस हैं तो अभी 166 केस जो हैं हमारे होम आइसोलेशन में हैं। तो ये वाले केसेस जो हैं ये इनको कोई ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं है, लेकिन जो पुराने लक्षण हैं वो अभी भी इनके पास है। सर्दी, खांसी, बुखार, हाथ पैर में दर्द, बदन दर्द, ये वाले केसेस मिल रहे हैं जिनका टेस्ट करवाने के लिए इन लोग आते हैं और हम इसमें टेस्ट करे चले जा रहे हैं। चूँकि दुर्ग में जो लोग हैं इसमें माइग्रेंट पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, लोग बाहर से भी लोग आते हैं और आने के बाद उनका भी हम टेस्ट कर रहे हैं। हम अभी बार बार मैंने पिछले बार भी बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ, लोगों को मास्क पहनना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। बार बार हाथ धोएं, मास्क पहने, भीड़ वाले इलाके में न जाएं और यदि कोई पॉजिटिव आ जाता है तो आप उनसे संपर्क न रखें। हम अपने होम आइसोलेशन जितने भी हैं उनके लगातार संपर्क में हैं और उनकी जो कंडीशन है वो तकरीबन ठीक हो रही है। अभी हमारे पास बेड्स की कोई कमी नहीं है। हमने एक जम्बो सेंटर भी एक खोल के रखा है भिलाई में, जिसमें हमारे 30 बेड हैं, जिसमें हर चीज़ की सुविधा है, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और वेंटिलेटर्स हैं, सब चीज़ रखा हुआ है। वहाँ पे बीच में एक दिन एक आध मरीज भर्ती हुआ था, अभी भी आज भी एक मरीज़ भर्ती हुआ है, लेकिन वो उनकी कंडीशन जो है वो सेटल्ड है, मतलब उनको ज़्यादा तकलीफ है नहीं, लेकिन हमने उनको रखा हुआ है। हालांकि होम आइसोलेशन में जितने लोग हैं उनके बारे में हम बार बार पूछ रहे हैं, तो उनको अभी तकलीफ जो है वो लगातार कम होती जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से विधायक हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के भतीजे विजय बघेल बीजेपी से सांसद। पूर्व में दोनों पाटन से विधानसभा के लिए एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इस साल चुनाव में विजय बघेल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर सीएम भूपेश बघेल का सामना कोई और करेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कारण पाटन विधानसभा हाई प्रोफाइल सीट बन गया है। पाटन से सीएम भूपेश बघेल का चुनाव लड़ना लगभग तय है। ऐसे में अब ये चर्चा करना लाजमी है कि उनके खिलाफ बीजेपी से कौन मैदान में उतरेगा, क्योंकि बीजेपी की ओर से पाटन विधानसभा सीट पर विजय बघेल ही ऐसे नेता हैं जो सीएम को हरा सकते हैं, लेकिन वो तो अब सांसद बन गए हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उस समय बीजेपी ने विजय बघेल को टिकट नहीं दिया था। कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल चुनाव लड़े थे और बीजेपी की ओर से मोतीलाल साहू मैदान में उतरे थे। मोतीलाल साहू को भूपेश बघेल ने लगभग 32,000 वोटों से हराया था। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। पाटन विधानसभा से सीएम भूपेश बघेल का चुनाव लड़ना लगभग तय है, पर बीजेपी किस पर दाव लगाएगी ये तय नहीं है। पाटन से सांसद विजय बघेल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी जिम्मेदारी देती है तो स्वयं को तैयार मान रहे हैं। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और चूंकि ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है इसलिए लोग यहाँ पर आतुरता से आए हैं और मुख्यमंत्री के खिलाफ ये आक्रोश दिख रहा है। यहाँ सामान्य जनता थी, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं थे, सामान्य जनता थी और सब लोग यहाँ पर अपने घरों से इस काम के समय में, किसानी के समय में आज उठकर यहाँ आए हैं। यह आक्रोश भूपेश बघेल के खिलाफ, उसकी सरकार के खिलाफ निश्चित रूप से दिख रही है, क्योंकि यहीं से 5 बार वो चुन के आए हैं और आज मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह पाटन के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ की दुर्दशा हो रही है उस पर उन्होंने ये आक्रोश दिखाया है। निश्चित रूप से मैं तो मंच में ही बोला, अनेक बार आप सबके सामने बोल चुका हूँ, पाटन से हम लोग उबरने नहीं देंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 2023 में मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल यहाँ से हारेगा, हारेगा, हारेगा और इसको हमारे कार्यकर्ता ही करके दिखाएंगे, यहाँ की जनता करके दिखाएंगे। विजय बघेल पहले सीएम भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में हरा चुके हैं। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में विजय बघेल ने भूपेश बघेल को हराया था। इसके बाद साल 2013 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने विजय बघेल को हराया। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने विजय बघेल को मौका ही नहीं दिया। दुर्ग लोकसभा सीट के लिए बीजेपी से टिकट दिया गया था और वह कांग्रेस की प्रतिमा चंद्राकर को भारी मतों से हराकर दुर्ग के सांसद हैं। वहीं रिश्तों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद विजय बघेल के रिश्ते में चाचा लगते हैं। वहीं मुख्यमंत्री भी पाटन से ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। वे बाकायदा 15 साल की सरकार से अपनी सरकार को बेहतर बता रहे हैं। देखिए, अब वो तो निम्न स्तर पे उतर आए हैं, उनके पास 15 साल उनको मौका मिला, न प्रदेश के विकास कर पाए, न यहाँ के लोगों के जीवन ऊपर उठाने में काम कर पाए।
तो हमारी सरकार है वो लगातार लोगों के जीवन ऊपर उठाने के लिए, जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और इस कारण से जनता हमें खूब आशीर्वाद दे रही है, प्रसन्न है। हमारे किसान हैं, हमारे आदिवासी हैं, हमारे अनुसूचित जाति हैं, महिला है, युवा हैं, सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। चुनावी राजनीतिक मैदान में एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी दोनों बघेल हैं, दोनों जिद्दी किस्म के भी हैं। पाटन विधानसभा क्षेत्र से हमेशा कांग्रेस से सीएम भूपेश बघेल चुनाव लड़ते आ रहे हैं, वहीं बीजेपी की ओर से सांसद विजय बघेल चुनाव लड़ते आ रहे हैं। अब बात करते हैं पाटन विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की ओर से क्या सांसद विजय बघेल फिर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी सीएम भूपेश बघेल को टक्कर देने के लिए किसी और प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे। सवाल तो कई हैं पर जवाब जनता पाटन के रण को देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में ग्रैंड न्यूज और ब्रॉडबैंड की सुविधाएं देने के बाद अब रायगढ़ में भी ग्रैंड न्यूज की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा को बधाई देने भिलाई निवासी अशोक शर्मा और प्रदीप राठी रायपुर के पंडरी स्थित ग्रैंड विजन दफ्तर पहुंचे। वहीं अशोक शर्मा और प्रदीप राठी ने श्री होरा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा कभी नहीं थकते। इतनी ऊंचाइयों तक का सफर तय करने के बावजूद वे हमेशा ही नए जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ते आए हैं। उनकी लगन और मेहनत का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में ग्रैंड न्यूज, ग्रैंड विजन और ग्रैंड ब्रॉडबैंड लोगों को एंटरटेनमेंट और न्यूज की सेवाओं से लगातार अपनी ओर खींच रहा है। समाचारों के संकलन में ग्रैंड ग्रुप ने हमेशा से अपने दर्शकों के बीच विश्वसनीयता हासिल की है। चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने अशोक शर्मा और प्रदीप राठी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि 16 अप्रैल को रायगढ़ जिले में खेल एवं युवा कल्याण और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, विधायक प्रकाश नायक, ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, वाइस चेयरमैन कुलदीप कौर होरा, छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा की मौजूदगी में रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर डिजिटल तरीके से भव्य शुभारंभ किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छावनी सीएसपी श्री बंजारे के साथ एमएसएमई से जुड़े उद्योगपतियों की बैठक कन्हैया स्टील स्थित कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में उद्योगपतियों ने औद्योगिक क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं पर चर्चा की। छावनी स्थित औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों में बढ़ रही लगातार चोरी की घटनाओं, कबाड़ियों की बढ़ती संख्या, असामाजिक तत्वों की सक्रियता आदि विषयों को लेकर एमएसएमई से जुड़े उद्योगपतियों की बैठक छावनी सीएसपी श्री बंजारे के साथ संपन्न हुई। बैठक में उद्योगपतियों ने विस्तार से सीएसपी बंजारे को औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराया। साथ ही आए दिन हो रही असामाजिक घटनाओं की जानकारी भी सीएसपी को दी। साथ ही सभी बातों को गंभीरता से सुना और क्षेत्र में रात्रि गश्त और निरंतर पेट्रोलिंग को लेकर आश्वस्त किया। चोरी की बढ़ती घटना और कबाड़ियों की सक्रियता को लेकर इस कार्य में संलग्न लोगों की गिरफ्तारी को लेकर सीएसपी छावनी जामुल थाना प्रभारी याकूब मेनन, छावनी थाना प्रभारी मोनिका पांडे ने उद्योगपतियों को सुझाव दिए, जिस पर अमल करने की बातें उद्योगपतियों ने कही। बैठक के पूर्व छावनी सीएसपी श्री बंजारे का एमएसएमई जिला उद्योग संघ दुर्ग के अध्यक्ष के झा सहित अन्य पदाधिकारियों ने गुलदस्ते भेंट कर किया। साथ ही आए हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सीएसपी के साथ संपन्न हुई चर्चा में उद्योगपति काफी संतुष्ट नजर आए। सभी ने पुलिस प्रशासन की बातों को गंभीरता से सुना और हर बिंदु पर अमल करने की बातें कही। बैठक में उपस्थित सभी उद्योगपतियों ने क्रमशः अपनी बातों को रखा। बैठक की जानकारी सीएसपी छावनी श्री बंजारे ने दी। आज जामुल इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योगपति पुलिस के अधिकारी की बैठक ली है। सुरक्षा संबंधी कुछ इश्यूज थे जिन पर बैठ के हमने चर्चा की है और बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास है। कैमरा इंस्टॉल करने के लिए, गार्ड्स के लिए, पेट्रोलिंग के लिए बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की। गश्त का कुछ प्लान कर रहे हैं। 3-4 थाने हैं जिनमें इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं, गश्त बनाई है। बैठक को लेकर एमएसएमई जिला उद्योग संघ दुर्ग के अध्यक्ष के झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उद्योगपति के बैठक में सबसे पहले जो हमारे नगर पुलिस अधीक्षक श्री आशीष बंछोड़ जी अभी आए हुए हैं, उनका हमको स्वागत करना था। एमएसएमई जिला उद्योग संघ उनका स्वागत के लिए यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। जब स्वागत होता है तो कुछ समस्या, कुछ बात, कुछ की विचार हो जाती है, कि जिसमें साथ में आए हुए जामुल थाना के टीआई साहब, छावनी के टीआई मोनिका मैडम और दूसरी पार से आए हुए श्री श्रीवास्तव जी और भिलाई 3 से आ रहे थे, लेकिन कहीं पर कुछ घटना घटी। ये सब आए, हम उद्योगपति उनसे मिले, अपने कार्यालय में उनका स्वागत किए। स्वागत करके समस्याएं जो उठी उसमें यही उठी कि कुछ चोर, लोहा चोर का आतंक यहाँ पर पनप रहा है। तो पनपने की बात लेकर के हर एक जगह सब तरह बात होती है। तो उनका ये कहना था कि आपका गार्ड जो है
वो गार्ड को कुछ नहीं करना है, खाली 112 में फ़ोन करना है, ना उनको लड़ाई करना, ना झगड़ा करना, कोई तरह की बात नहीं। लेकिन गार्ड आपके सोए रहते हैं, तो जो सोए रहते हैं उस पर उनका ये टिप्पणी था, जो मतलब वो सीटी बजाना चाहिए और ये 112 में कोई खतरा हो तो फ़ोन खाली कर दे। उस पर उद्योगपति ने भी कुछ सलाह दिया, अपनी शिकायत और सलाह भी दिया, दोनों बात किया। तो हमारा उसमें सीएसपी साहब ने कहा कि हम इसको गश्त भी बढ़ा देंगे और जहाँ जहाँ पॉइंट है, जैसे कोई उठाए यहाँ पर कि छावनी चौक पर जाम हो जाता है, ट्रैफिक की समस्या है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर अलग से व्यवस्था करवाते हैं। और कोई भी समस्याएं हैं तो सब पर उन्होंने बिंदुवार बात की। उन्होंने कहा कि पॉइंट बना करके हम उसको भी क्या कहते ट्रेस करेंगे, कहाँ से क्या तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमारा उसमें एक ही सुझाव था, उनको आग्रह किया कि सर सप्ताह में एक दिन जो 4 थाने हमारे आते हैं औद्योगिक क्षेत्र से कंसर्न, खास करके छावनी, भिलाई 3, खुर्सीपार और जामुल, ये चारों थाना के टीआई अपने दल बल के साथ एक बार राउंड मारे सप्ताह में। बैठक में प्रमुख रूप से जामुल थाना प्रभारी याकूब मेनन, छावनी थाना प्रभारी मोनिका पांडे, उद्योगपति विजय अग्रवाल, अरविंदर सिंह खुराना आदि सहित एमएसएमई से जुड़े उद्योगपति उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग निगम की विशेष सामान्य सभा आयोजित हुई, जिसमें 62 उद्योगों की संपत्ति कर में 100% छूट देने बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ है। नगर पालिका निगम क्षेत्र के 62 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को संपत्ति कर में 100% छूट दी गई है। इसका प्रस्ताव सोमवार को दुर्ग के खालसा स्कूल में आयोजित विशेष सामान्य सभा की बैठक में पास किया गया है। इसे अब नगरीय प्रशासन विभाग को भेजा गया है। प्रस्ताव के पहले महापौर परिषद की बैठक में पास किया गया। वहीं उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से संपत्ति कर में छूट की मांग की थी। व्यापारियों का कहना है कि उद्योग विभाग और नगरीय निकाय को अलग अलग टैक्स देने की वजह से टैक्स का दोहरा बोझ पड़ रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री के घोषणा अनुरूप शासन ने निर्देश जारी किया। वहीं सामान्य सभा में पार्षदों ने मटका लेकर प्रदर्शन किया। आज नगर निगम की विशेष बैठक बुलाई गई थी संपत्ति कर को छूट को लेके। हमारे नगर निगम दुर्ग में 62 ऐसे उद्योग हैं जो CSIDC के अंतर्गत आते हैं। उनकी लगभग राशि 7 लाख कुछ रुपए होती है। आपने कहा विरोधियों का काम है, उनका धर्म है। आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं सभी क्षेत्रों में हर वर्गों को, अंतिम छोर के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे मजदूर साथी हो, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, चाहे हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, सभी लोगों को अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में MI हो, MMU हो, दाई दीदी क्लिनिक हो, सभी क्षेत्रों में सबको लाभ दिया जा रहा है। और रही बात उन 62 उद्योगों की ज़मीन की, इनके द्वारा DIC में, CSIDC में इनको 2.1% टैक्स लगता है ज़मीन पे। तो डबल टैक्स मत लगे, बहुत दिनों से मांग थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबका ध्यान रखते हुए, क्योंकि रोजगार सृजन होता है, उद्योग चालू रहता है तो रोजगार सृजन होता है और सबका विकास की सोच माननीय मुख्यमंत्री जी रखते हैं। उसको छूट को लेके आज हम लोगों ने यहाँ पे विशेष बैठक बुलाई थी और बहुमत से ये विषय पास हुआ और लगभग 3/4 बहुमत से पास हुआ। आज विशेष सभा बुलाई गई थी जिसमें दुर्ग शहर के उद्योगपतियों को 100% संपत्ति कर में छूट देने का सरकार ने मांग रखी है। तो हमने उसका विरोध तो किया ही है कि सामान्य जन, गरीब, विधवा, परित्यक्ता, इनके टैक्स पे छूट दो। साथ ही साथ अभी सामान्य सभा सबसे बड़ी पंचायत होती है नगर निगम की, इसलिए हमने दुर्ग शहर में 152 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी के देने के बावजूद, 7 टंकियां नहीं बनने के बावजूद, आप गया नगर में चले जाइए, चंडी चौक में चले जाइए, पटरी पार में, तितुरडी, शक्ति नगर, इसके अलावा मध्य दुर्ग के सारे जगह में पानी का हाहाकार मचा हुआ है और यह सत्ताधारी दल आराम से सोया हुआ है। इन्हें लगता है कि यह नाटक है, किंतु जितने पार्षदों ने, कल सत्ताधारी दल के पार्षदों ने भी यह मांग रखी कि पेयजल व्यवस्था को सुधारा जाए। और हमारा आरोप है कि माननीय महापौर जी जब तक विधायक के पीछे पीछे घूमते रहेंगे तब तक के न दुर्ग शहर में पेयजल की व्यवस्था सुधरेगी और न यहाँ की सड़कों की दशा सुधरेगी। इसलिए हमने अल्टीमेटम दिया है। पानी मांगने को लेकर हमारी महिला पार्षदें गई थी कि पानी दीजिए आप, और जब तक के पेयजल आपूर्ति को बहाल ठीक से नहीं किया जाएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। पर्यावरण मित्र परोपकार सेवा संस्था भिलाई के अध्यक्ष राजेश्वर राव के नेतृत्व में संस्था से जुड़े सदस्यों द्वारा पूरे जिले भर में वृहद रूप से पौधारोपण कर इसकी देखरेख करने का संकल्प भी लोगों को दिलाया गया। पर्यावरण के क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों से पर्यावरण मित्र परोपकार सेवा संस्था द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष राजेश्वर राव के नेतृत्व में संस्था से जुड़े सदस्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण कर उसे ट्री गार्ड से सुरक्षित किया जा रहा है। इस कार्य में संस्था को लोगों का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। संस्था द्वारा रामनगर मुक्तिधाम में आई अर्थियों के फेंके गए बांस से ट्री गार्ड तैयार किए जा रहे हैं। ट्री गार्ड से पौधों को सुरक्षित किया जा रहा है। मुक्तिधाम परिसर में वृहद रूप से पौधारोपण किया गया है। इसके साथ ही पूरे टाउनशिप क्षेत्र में भी पौधारोपण किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष राजेश्वर राव BSP के कर्मचारी हैं। अपने समय का पूरा सदुपयोग वे पौधारोपण करने में लगाते हैं। पौधारोपण के पश्चात उसे ट्री गार्ड से सुरक्षित कर देखरेख करने लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। संस्था द्वारा विभिन्न प्रजातियों के पौधे भी लोगों को प्रदान किए जाते हैं। 1 साल बाद पौधे लेकर गए लोगों के निवास स्थान जाकर पौधे को देखा जाता है। सुरक्षित देखे जाने पर इनका सम्मान भी किया जाता है।
राजेश्वर राव विभिन्न संसाधनों से गर्मी के दिनों में पानी लेकर सारे पौधों को पानी डालने का काम भी करते हैं। बीएसपी प्लांट के भीतर भी इनके द्वारा अनेकों पौधों का रोपण किया गया। ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए राजेश्वर राव ने पौधारोपण के उद्देश्य और किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। आज हमारे साथ मौजूद है पर्यावरण मित्र परोपकार संस्था के राजेश्वर राव जी, जिनके द्वारा पिछले काफ़ी वक्त से पूरे भिलाई शहर पितू भिलाई की बात को छोड़ करके दुर्ग जिले में भी अनेक स्थानों पर लगातार पौधारोपण किया जाता रहा है और पौधारोपण को लेकर के लोगों को जागरूक भी किया जाता रहा है। साथ ही पौधों को रोपने के उपरांत उसकी निरंतर देखरेख भी राव साहब और उनके साथियों द्वारा लगातार की जाती रही है, जिसकी वजह से हम आपको बता सकते हैं। अभी इस वक्त हम रामनगर मुक्तिधाम के तालाब में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जितने बड़े बड़े भी यहाँ पे पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब शुरू में सबका पौधारोपण किया गया था, जो लगातार निरंतर देखरेख की वजह से आज विशाल वृक्ष के रूप में बढ़ चुके हैं और इसका लाभ लोगों को मिलते जा रहा है। आइए हम राव साहब से ही चर्चा करते हैं। राव साहब, सबसे पहले ये बताएंगे कि आपको पौधारोपण की शुरुआत आपने कब से की और इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? पौधारोपण का शुरुआत मैं अपने भांजा पवन कुमार के मृत्यु के पश्चात, उनकी कम उम्र में मृत्यु हो गई थी, उसके मृत्यु के दिन एक पौधा लगाया था मैंने। उसके बाद मन में लगा कि अब ये पौधे का काम नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद रामनगर जब मैं आया तो यहाँ के जो पर्यावरण प्रेमी साथी मुझे मिले और मुझे प्रोत्साहन दिए, उनके लगन और मेरे लगन से आज हम लोग रामनगर की इस सूखे जगह को पूरा हरा भरा कर चुके हैं। हम लोग रामनगर में नहीं, पूरे भिलाई में, पूरे सेक्टर में जहाँ भी जगह खाली होता है वहाँ पर पहुंचकर हम लोग पौधा लगाते हैं और निरंतर सेवा करते हैं। पर्यावरण मित्र परोपकार सेवा संस्था के द्वारा अब तक 4000 पौधे लगा के पेड़ बना चुके हैं। और हमारा भाग्य है कि हमारे साथ भिलाई इस्पात संयंत्र के जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं अंकल लोग, वो भी हमारे साथ आते हैं और शाम को पानी देते हैं। और हमें सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हमें पौधे तो हम लोग नर्सरी में श्री बालूराम वर्मा जी से। राव साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, चूँकि आप भिलाई इस्पात संयंत्र में भी कार्यरत हैं, शिफ्ट वाइज आपकी ड्यूटी रहती है, तो उसके बावजूद अपने आप इस कार्य को आप कैसे अंजाम दे पाते हैं और लोगों का, आपकी संस्था के अलावा लोगों का सहयोग आपको किस तरह से मिलता है? सर, भिलाई इस्पात संयंत्र में 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद, तीनों शिफ्ट ड्यूटी है, कोकोन में मैं हूँ, करने के बाद जो समय बचता है उसमें पौधे के लिए मैं अपना समय निकालता हूँ। और शासन प्रशासन से हम लोग आज तक कोई भी नहीं लिए, कुछ उससे जो अनुदान नहीं लिए हैं। हमारे संस्था के युवा लड़के अंकल लोग मिलके कुछ पैसा जमा करके आज हम लोग इस पौधे को पेड़ बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें रामनगर मुक्तिधाम हमारे लिए बहुत ही पौधे रक्षा के लिए वहाँ से हमें बांस मिल जाते हैं। जो भिलाई के जगह जगह से जो अर्थियाँ आती हैं वहाँ पर, उसके फेंके बाँसों से हम लोग इकट्ठा करते हैं और पौधे को पेड़ बनाते हैं। चूँकि अभी हमने रामनगर मुक्तिधाम का भी निरीक्षण किया, तो वहाँ पे हालांकि कई स्थानों पर अर्थियों की बाँस की वजह से आप ट्री गार्ड वहाँ पे बनाए हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि वह लोगों द्वारा उसे उखाड़ दिया गया, अस्त व्यस्त हो गया, टूट गया। जो आपने जो घेराबंदी भी की थी। सर, ये असामाजिक तत्व है सर, इनको कितना भी समझाए इनको समझ में नहीं आएगा, ना इनको पेड़ पौधों के महत्व समझ आएगा। शाम को 7 बजे के बाद नशे के हाल में जाते हैं और जो हम लोग वहाँ ट्री गार्ड लगाए हैं वो बाँसों को तोड़ के फेंकते हैं। इस बार हमने क्या किया, बाँस की जगह लोहे का ट्री गार्ड लगाया, लेकिन हमारा नसीब ख़राब था कि लोहे का ट्री गार्ड भी वहाँ नहीं बचा। ठंड में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठंड के मौसम में पूरे बाँस को उखाड़ के ले जाते हैं और उसी का आग तापते हैं। कुछ समस्या है, इन समस्याओं को झेलते हुए भी हम लोग 10,000 पौधा भिलाई में लगाने का जो लक्ष्य लिए हैं उसे पूर्ण करेंगे सर। भिलाई के अलावा दुर्ग में भी आपके द्वारा पौधारोपण तो कुछ स्थानों में किया गया, भिलाई 3 में भी किया गया, चौरोदा में भी किया गया, टाउनशिप में ज़्यादातर सेक्टरों में आपके द्वारा किया गया। तो पौधारोपण को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं खुद साल में 10-12 बार पौधे का रूप धारण करता हूँ। पूरे शरीर में पेड़ के पत्ते बांध के सेक्टर के चौक चौराहों में, और जहाँ पर कोई फंक्शन हो रहा है वो गेट में जाके मैं खड़ा होता हूँ और लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सांसें हो रही है कम, आओ एक पौधा लगाकर पेड़ बनाएं हम। और सबसे बड़ी बात सर, हम अगर निःशुल्क पौधा देते हैं आपको, अगर एक पौधा हम दिए तो 1 साल के बाद आपके घर आते हैं। अगर वो पौधा जिंदा है तो आपको एक श्रीफल और साल और प्रमाण पत्र देकर आपका सम्मानित भी करते हैं हम। जैसा कि राव साहब ने आप अभी हमें बताया कि लगातार अपने व्यस्त समय के बावजूद
इनके द्वारा पूरे शहर भर में, पूरे ज़िले भर में पौधारोपण को लेकर के निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसका प्रतिसाद भी देखने को मिल रहा है और पौधारोपण को लेकर के साथ ही उसकी देखभाल करने को लेकर के लोगों में जागरूकता भी देखने को मिली है। राव साहब की टीम में कई सारे युवा वर्ग भी के लोग भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो जिनके द्वारा निरंतर पौधों की देखरेख की जाती है। ये स्वयं कई स्थानों में उपस्थित होकर पौधारोपण के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। अब लोगों को भी चाहिए कि जैसे आमतौर पर ये हमेशा देखा जाता है कि विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के दलों के नेताओं द्वारा पौधारोपण तो विभिन्न स्थानों में कर दिया जाता है, लेकिन उसकी पर्याप्त देखरेख नहीं की जाती। इसके बाद स्थिति यह होती है कि पौधा मृतप्राय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है एक प्रकार से। तो पौधारोपण जरूर करें, साथ ही उसकी देखभाल भी करें। और पौधारोपण के लिए अगर आपको पौधों की ज़रूरत भी पड़ती है तो आप राव साहब से किसी भी वक्त संपर्क कर सकते हैं। हर प्रकार की विभिन्न प्रजातियों के फलदार छायादार पौधे आपको राव साहब के पास उपलब्ध मिलेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए संजय दुबे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा भिलाई में विकास कार्यों के लिए की गई घोषणाओं को शीघ्रता से पूर्ण कराने आज महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निगम के अधिकारियों की बड़ी बैठक ली। बैठक में समस्त जोन के अभियंता मौजूद रहे। इस दौरान शहर विकास के महत्वपूर्ण कार्यों की गहन समीक्षा भी बैठक में की गई। सभी अभियंताओं को अलग अलग प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी बैठक में सौंपी गई है, ताकि प्रोजेक्ट को लेकर प्रगति में इजाफा हो और अतिशीघ्र कार्य पूर्ण किया जा सके। शहर के विकास के लिए कई सारे प्रोजेक्ट पर अमल किया जा रहा है। सभी अभियंताओं से बारी बारी से मुख्यमंत्री की घोषणाओं से संबंधित कार्यों तथा निगम के महत्वपूर्ण विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की गई। लोगों की सुविधाओं को देखते हुए सड़कों के डामरीकरण कार्य का काम महापौर एवं आयुक्त ने शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश बैठक में दिए। बैठक में विशेष रूप से सड़क डामरीकरण कार्य, गारमेंट फैक्ट्री, बीपीओ कॉल सेंटर, अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क, सुपेला अस्पताल का रिनोवेशन कार्य, सेंट्रल लाइब्रेरी निर्माण कार्य तथा तारामंडल निर्माण कार्यों को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, अब जो अभियंता लेवल के कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं हैं, जो प्रमुख रूप से घोषणाएं हैं, उनके अमल को लेकर हुई है। और जो घोषणाओं के तहत में जो प्रगतिरत काम है और अप्रारंभ काम है और जिनको कार्यों को जो है पूर्ण किया जाना है, कहीं पे कुछ काम लंबित है, उन सारी चीज़ों पर लेकर माननीय महापौर जी और माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा जितने भी जोन हैं उस सभी जोन के अभियंताओं की बैठक ली गई है। और बैठक में निर्देशित किया गया है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं, उनके जो पेंडिंग काम हैं उनको शीघ्रता से पूर्ण करना है और उनके कार्यों को प्रगति पे ला करके जो है उसको धरातल पर लाना है, जिसके लिए बारीकी से हर वार्ड के कार्यों की समीक्षा की गई है। और प्रमुख कार्य जो हैं निगम क्षेत्र में संचालित है उनकी भी समीक्षा इस दौरान की गई है। जैसे कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं, जिसमें आपका बीपीओ है और गारमेंट फैक्ट्री का है, अर्बन कॉटेज का है, और इसके अलावा जो वो है लाइब्रेरी निर्माण कार्य है। तो ऐसे जो कार्य हैं जिन पे करना है, उनकी जो प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस के लिए पर्टिकुलर जो सब इंजीनियर है उनको भी नियुक्त किया जा रहा है। इसमें एक प्रोजेक्ट को लेकर के उसको पर्टिकुलर जो सब इंजीनियर हैं, जो इंजीनियर लेवल के कर्मचारी हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी और उनको जिम्मेदारी देकर उनसे रिपोर्टिंग भी ली जाएगी। तो इस प्रकार से जो काम है उसमें तीव्रता भी आएगी। इसके अलावा जो अभी हमारे पास में गर्मी का वक्त है, जिसमें अभी अप्रैल चल रहा है और मई का वक्त खासकर बसता है, 15 जून से मानसून की तिथि आ जाती है। उसको देखते हुए भी जो है, जो ऐसे सिविल वर्क वाले काम हैं जिनको किया जा सकता है, उनको पूर्ण करना है। और उसके बाद में फिर बारिश लग जाने के बाद में कंस्ट्रक्शन वर्क में थोड़ा परेशानी होती है। जो इंटरनल काम बच सकते हैं उनको बाद में करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन जो काम पूर्ण किया जा सकता है तीव्र गति से उनको पूर्ण करने के निर्देश जो है माननीय महापौर जी और माननीय आयुक्त महोदय ने बैठक में दिए हैं। बैठक में प्रमुख रूप से अधीक्षण अभियंता दीपक जोशी, कार्यपालन अभियंता संजय शर्मा, संजय बागड़े, चंद्रकांत सिंह परघनिया, कुलदीप गुप्ता, लेखाधिकारी जितेंद्र ठाकुर तथा सभी जोन के सहायक अभियंता एवं उप अभियंता मौजूद रहे। किरण न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में आज शाम कक्षा 10वीं के छात्र की फंदे से लटकती लाश मिलने से हॉस्टल सहित स्कूल में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि नवोदय विद्यालय में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले छात्र तन्मय सहारे की लाश हॉस्टल में फांसी के फंदे पर लटकने की जानकारी छात्रों द्वारा स्कूल प्रशासन को दी गई, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर छात्र को फांसी के फंदे से निकालकर डोंगरगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक छात्र तन्मय छुट्टी में अपने घर गया हुआ था
स्कूल से लौटने पर शाम 4:30 बजे स्कूल प्रशासन को इस घटना की जानकारी मिली। वहीं पूरे मामले की जानकारी लगते ही डोंगरगढ़ थाना प्रभारी अमले के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। अब ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि मृत छात्र ने आत्महत्या की है या हत्या है, और आत्महत्या की है तो इसके पीछे का कारण क्या है। नवोदय विद्यालय में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाला छात्र तन्मय शाहरे, जो डोंडी लोहारा का रहने वाला था और आज ही वो घर से आया था और लगभग 4:30 बजे आत्महत्या कर लिया है, ऐसे सूचना मिली थी, जिस संबंध में अभी जांच कर रहे हैं मर्ग कायम करके, और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मामला 4:30 बजे बच्चा हैंग करा बोल के बच्चे भाग कर लेते आए, तो वहीं से 2 मेस वर्कर जा रहे थे, जाके हम लोग वो बच्चे लोगों को उसको उतारे हैं उसके बाद में सीधा फिर उतारने के बाद में हॉस्पिटल में लेकर आए। सर, मौत का कोई कारण फांसी आत्महत्या का? वो लड़का आज ही आया अपने घर से। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले के धमधा तहसील के ग्राम हिरेतरा अछोली चौक में 40 साल पूर्व बने मंदिर को हटाने का आदेश नायब तहसीलदार के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इससे मंदिर व्यवस्थापक रंगूराम उमरे बेहद व्यथित और परेशान है। जानकारी के अनुसार रंगूराम उमरे ने 40 साल पूर्व हिरेतरा अछोली चौक में ग्राम वासियों के सहयोग से हनुमान जी और दुर्गा माँ के साथ महादेव जी के मंदिर का निर्माण कराया है। मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र व कुंवार नवरात्रि में ज्योति प्रज्वलित किए जाते हैं। 40 साल बाद रंगूराम उमरे ग्रामीणों से आर्थिक सहयोग लेकर मंदिर का जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया। जैसे ही पूर्व मंदिर के दीवार को जीर्णोद्धार के लिए तोड़ा गया, उसी समय मंदिर के ही दीवार में डुमनलाल वर्मा ने मकान बनाने के लिए कब्जा कर दीवार उठाना प्रारंभ कर दिया। रंगूराम ने तहसील कार्यालय में मंदिर के दीवार में कब्जा करने की शिकायत कर आवेदन दिया। तहसील कार्यालय से दोनों पक्षों के लिए स्टे लगा दिया गया। उक्त आदेश को न मानते हुए अपना निर्माण जारी रखा। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वर्तमान में काम बंद है और मटेरियल पड़ा हुआ है। ज्ञात हो कि डुमनलाल ने अपने खेत के आगे 2 दुकान बना लिया है। उसी दुकान से लगा हुआ मंदिर बना है। उस मंदिर को बनाने में पूर्व सरपंच हिरेतरा और अछोली के साथ 50 ग्रामीणों ने हस्ताक्षर युक्त सहमति दी है कि यहाँ मंदिर बनाने से कोई भी आपत्ति नहीं होगी। ये केस धमधा तहसील में चलता रहा। डुमनलाल का कहना है कि मंदिर अवैध भूमि में बना है, इसलिए मंदिर को हटाया जाए ताकि मुझे मेरे खेत आने जाने का रास्ता मिल सके। दुर्गा मंदिर में ज्योति कलश निर्माण हेतु खसरा नंबर 691 के टुकड़े को सबकी सहमति दी गई। आखिर 40 साल तक उक्त किसान को समस्या क्यों नहीं आई? आज समस्या क्यों खड़ी कर रहा है? मंदिर के साथ डुमनलाल का भी कुछ जमीन अवैध कब्जे में आता है। तहसील कार्यालय से दोनों पक्षों को आदेश दिया गया कि दोनों पक्ष अवैध कब्जा हटा लें, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद मंदिर व्यवस्थापक रंगूराम बेहद परेशान है। मंदिर श्रद्धालुओं के सहयोग से बना है। मंदिर को बनाने अभी भी श्रद्धालु तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। रंगूराम उमरे ने बताया कि मंदिर को हटाने के आदेश से मैं बेहद परेशान हूँ। दोनों नवरात्रि में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। रंगूराम की पत्नी अंजनी उमरे अपने सीने पर जवारा रखकर 9 दिन तक भक्ति करती है। 40 साल पुराने मंदिर को हटाने के आदेश से क्षेत्र में निराशा का माहौल है। डीपारा के गीताराम साहू और कमल पाटिल कहते हैं कि इस आदेश से हमें निराशा हुई है। 40 साल पुराने मंदिर को छेड़छाड़ न किया जाए ताकि श्रद्धालुओं की भावना को ठेस न पहुंचे। प्रशासन पैसा नहीं दे, लॉकडाउन में खत्म हो गए है नहीं, तो बंदे है भोंगरा पड़े है, तभी है रिथा दादा सामान मान सभी है मारे है, तभी है रिथा। अभी काम बंद है, अभी काम बंद है दोनों जन का, दोनों जन का, हाँ दोनों जन के ना, हाँ दोनों जन बंद काम, हाँ। तहसीलदार के आदेश से परेशानी है ना आपको? हाँ परेशानी में तहसीलदार के नाम से बहुत परेशानी, हाँ बहुत परेशानी होता था तहसीलदार के नाम से। और मोर पैसी है तो 3 डूबत वही था, वो घर पैसी था वो पैसा वाले पैसा जमा करी था, घर पैसी होकर रेंग दी। और मैं तो दिन भर पे रवा दी था, तो 3 बजे हैं बैठो की जैसे बैठा दी थी। ये बड़ा परेशानी, तो बोला बंदे करे जाए, दोनों काम साल भर बंद कर दिया जाए। काम होना चाहिए मोर खेत मत कखरो मत बने, मोरो मत बने, हटाओ। मैं तो शासन की जमीन बनाओ था भाई, शासन से भीख मांगे होला, 4 जन आदमी होला, सम्मति दे है बता ना, शासन और जनता दे सब बनाएंगे। वो गन्ना वन्ना पेरा था मेरे सन बात होते मेरी जगह मेरे सामने है। तो एक जन पुलिस या छोली खा रहा है तो कांटा रूम भाग हुए करे ठीक, आओ बात बंद हो गया। अब आपसी मिल के चलो ज़्यादा बताऊँ तो सब हो सके तो फिर ब्रेक कर दो, ऊपर मत बने मोरो मत बने। 6 महीने। कितने साल से है मंदिर? मंदिर कम से कम माने 40-45 साल हुआ। नाम है दानी उमरे। ये है पुराना मंदिर, अभी ये नवीनीकरण करने बाद पूरे। अब सामने वाला है खेत वाले है बोला स्टे लगवा आपको,
मना करते अपन हाँ मैं खुद अपन प्राइवेट दुकान बनाऊँगी। ये पुराना मंदिर है, एक गांव बस्ती के लोग पूछ ले, ये अभी क्यों हो रहे हैं, एक पुराना मंदिर है। क्या चाहते कौन है? हमला चाहिए भैया, एक निर्माण होना चाहिए, नया मंदिर वो बनना चाहिए। तो मतलब तहसीलदार का आदेश कर दे? तहसीलदार है वो है पूरा पखरा में हटाओ, तुम्हारा सामान हटाओ, कि बोल दी तहसीलदार है कल जो राय दी से वो हुई ढंग से चल। अछोली गांव के हम इस वक्त मौजूद है हनुमान मंदिर पर। ये इस मंदिर 1970 के दशक में बनाया गया था ग्रामीणों के सहयोग से। वहीं अभी एक ग्रामीण की शिकायत पर यह मंदिर हटाने का निर्देश नायब तहसीलदार योगेंद्र वर्मा ने अभी यहाँ आदेश जारी की है। इस मसले पर हम बात करेंगे। जी बताएंगे क्या चाहते हैं आप लोग, मंदिर कैसे देखते हो? मंदिर बहुत पुरानी है, 46 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी। आज यहाँ आस्था का केंद्र बना हुआ है। हर नवरात्रि में यहाँ जोत जलाए जाते हैं और किसी की शिकायत पर इतने पुराने मंदिर को हटा देना कोई मजाक की बात नहीं है। ये मंदिर पुनः बनना चाहिए, अच्छे रूप से बनना चाहिए। यहाँ अछोली और हीरेतरा गांव वालों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। हम शासन से मांग चाहेंगे कि यहाँ ये डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आस्था का केंद्र है। हनुमान जी और महादेव जी का यहाँ मंदिर है और यहाँ के व्यवस्थापक रुंगूराम उमरे जो है वो इतने साल से सच्ची सेवा कर रहे हैं। और व्यवस्थापक की पत्नी जो है वो नवरात्रि में अपने छाती पर जवारा लगा के 9 दिन तक उपवास करती हैं। इतनी बड़ी आस्था के केंद्र है, उसको हटाने का आदेश दिया गया है। मेरे कथन से वो उचित नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जी आप देख रहे हैं काफ़ी आक्रोश है यहाँ पे। हिंदूवादी संगठन के अलावा ग्रामीण जन भी इस बात की कड़ी विरोध एवं निंदा व्यक्त कर रहे हैं। शासन प्रशासन को चाहिए कि हिंदू भावनाओं को ठेस न पहुंचाते हुए यह मंदिर को पुनः यहीं रखा जाए। ग्रैंड न्यूज़ धमधा से मैं हूँ लाला सिंह ठाकुर। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।